गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गृहस्थी में नारी की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन इन हाउसहोल्ड। अभी तक हमने उसकी विधवा विवाह, पुनर्विवाह के संबंध में स्थिति के बारे में बात करी है। आज हम गृहस्थी में नारी को क्या अधिकार थे, क्या स्थिति थी, क्या उसके कर्तव्य थे, उसके बारे में बात करेंगे। नारी की स्थिति गृहस्थी में हम 3 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। पहला, नववधू या वधू के रूप में, यानी कि किसी नए गृह प्रवेश के पश्चात सास ससुर के घर में उसकी स्थिति एक नववधू के रूप में या वधू के रूप में ताउम्र कैसी रहती है, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड, पत्नी के रूप में गृहस्थी में उसके क्या स्थिति है, अधिकार है। और तीसरा, संतान की माता के रूप में गृहस्थी में नारी के क्या अधिकार या उसके क्या ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं। इस प्रकार से हम इन 3 भागों में नारी की स्थिति के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करें तो विवाह के पश्चात जब नववधू के रूप में नारी एक नई गृहस्थी में प्रवेश करती है तो वैदिक साहित्य में उसके बारे में हमें कई श्लोक मिलते हैं जिसमें यह कहा गया है कि नारी को या एक नववधू का स्वागत नए घर में खुशी खुशी करना चाहिए और शौक़ से करना चाहिए। और नारी का या नववधू का यह कर्तव्य है कि वह आते ही घर की बागडोर स्वयं संभाले और सास ससुर की सेवा करे। वहीं दूसरी ओर एक श्लोक में हमारे को मिलता है कि नारी को एक नए घर में उसकी स्थिति, अच्छी स्थिति और एक सम्मान की वो हकदार है, वह उसे मिलना ही चाहिए। हालांकि ये माना गया कि एक नए घर में जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह ही पति के पश्चात या उस घर के मुखिया पिता के पश्चात घर का अधिकारी होता है और उसकी पत्नी जो होती है वह मुखिया मानी जाती है और वह घर की बागडोर संभालती है। तो इस प्रकार से विवाह करके नववधू के आने के पश्चात बेटे को वैदिक युग में घर का मुखिया के तौर पे स्वीकार किया गया है। पिताजी तो मुखिया रहते ही थे, पर पुत्र को भी मुखिया के रूप में स्वीकार किया गया है और उसकी पत्नी उस घर की अधिकारी मानी जाती थी। और उसके एक वर्ड यूज़ में लिया है A.S. अल्तेकर ने कि शी वॉज द डी फैक्टो रूलर ऑफ द हाउस, रूलर नहीं, डी फैक्टो हेड ऑफ द हाउस। इसका मतलब वस्तुतः मुखिया के रूप में पुत्र को या पति को मुखिया माना जाता है, मगर वस्तुतः या वास्तव में एक स्त्री या वधू जो होती है वह घर की मुखिया मानी जाती है। और इस स्थिति के रूप में उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने सास ससुर, बूढ़े होते हुए सास ससुर की देखभाल करे। अपने से छोटे जो अविवाहित भाई और बहन हैं उनको अपने गार्जियनशिप में, अपने आई डोंट नो हिंदी क्या होगी इसकी, अपने नेतृत्व में रक्षक बन करके उनकी सहायता करें। तो इस प्रकार से एक नववधू के आगमन पर उसका स्वागत ही इस रूप में किया जाता है कि वह आकर के घर को संभालेगी। जब हम यह अपेक्षा रखते हैं कि वह घर को संभालेगी तो वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि हमारे को, यानी कि जो सास ससुर हैं, उनको अपने पार्ट पर उस स्त्री का, नववधू का डेकोरम बना करके रखना है, उसका मान सम्मान बना करके रखना है और जिसके बदले में वह अपने से बड़ों को आदर और सम्मान देगी।
यह स्थिति 500 बीसी यानी कि 5वीं ईस्वी पूर्व तक यह स्थिति चलती रही है। परंतु हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के अपना जो इंडिविजुअल उसका व्यक्तिगत चरित्र जो होता है उसके हिसाब से एक वधू और सास ससुर के रिलेशंस में भी हम फर्क देखते हैं। उस समय शादी चूँकि 14 साल की उम्र में हो जाया करती थी, तो हम कई ऐसी स्त्रियों के संपर्क में भी आते हैं जो कि बुद्ध के टाइम की हैं, जबकि वे छोटी ही उम्र में भिक्षुणी बनने की सोच रही हैं और भिक्षुणी बनने के लिए मठों में प्रवेश ले रही हैं। और इसके पीछे जातक कथाओं में और थेरी गाथा में जो रीज़न व्यक्त किया गया है वह यह है कि अपनी सासों के अत्याचार से तंग आकर के कई स्त्रियों ने भिक्षुणी बनना स्वीकार किया था। वहीं हम दूसरी ओर एक और उदाहरण इसी जातक कथा में पाते हैं कि न केवल हम बहुओं को ही देख रहे हैं कि वह भिक्षुणी बनना चाह रही हैं, वरन हम दूसरी ओर सासों को भी देख रहे हैं कि वे अपनी बहुओं के दुर्व्यवहार से परेशान होकर के बुद्ध के मठ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करना चाह रही हैं। एक जातक कथा में तो उल्लेख आया है कि एक फादर इन लॉ यानी कि ससुर को घर से बाहर निकाल दिया गया है, और न केवल ससुर को ही घर से बाहर निकाला गया है, एक घर में वे बता रहे हैं कि 4 बहुएं हैं और उनमें से एक बहू जो है वह इतनी दिमाग की तेज है और चतुर है कि उसने अपनी सास को एक ऐसे तालाब में धक्का दे दिया जहाँ मगरमच्छ बहुत थे, और जो वह चाहती थी वही अंत उसको मिला, और उसने उसके बाद में ससुर को भी घर से बाहर निकाल दिया। यह जातक कथा नंबर 432 में यह उल्लेख हमारे को मिलता है। परंतु हम हमेशा यही सोचें कि इस प्रकार की बहुएं रही होंगी, ऐसा भी नहीं है। ये कुछ एक उदाहरण हैं जो हमारे को उस समय देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि यह समस्या आज के ही युग की नहीं है कि सास बहू के साथ में अत्याचार कर रही है या बहू सास के साथ में दुर्व्यवहार कर रही है। तो हमारे को ये उदाहरण उस समय भी मिलते हैं जबकि इस तरह के हरकतें दोनों ही तरफ से हुआ करती थी। पर 500 बीसी तक हम के पश्चात हम देखते हैं कि उस समय एजुकेशन जो थी वह थोड़ी सी जिस समय लड़की की शादी होती थी, कई बहुएं जो थी वह एजुकेटेड भी थीं, शिक्षा प्राप्त भी थीं, और उन्हें अपने बड़ों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है इसका भी उनको पूर्ण रूप से ज्ञान था। एक बुद्ध भिक्षुणी अपनी जब वैवाहिक ज़िंदगी को वह वर्णन कर रही है तो उसमें वह बड़ी ही क्लियरली कह रही है कि मेरा अपने माता पिता के प्रति मैं सिर झुकाती हूँ, मैं अपने पति के जो माता पिता हैं उनके प्रति भी सिर झुकाती हूँ, और घुटनों पे बैठ करके उनके चरणों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की ट्रेनिंग मेरे को दी है, यानी कि जिस प्रकार का प्रशिक्षण मुझे दिया है, मैं एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के काबिल हो गई हूँ। यह उदाहरण हमारे को थेरी गाथा में देखने को मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के उदाहरण मिले, जीवन में हर प्रकार के अनुभव उस समय मिला करते थे। 500 ईस्वी पूर्व के पश्चात जब हम देखते हैं कि छोटी उम्र में शादी होने लगी थी और लड़कियों को ससुराल भेज दिया जाता था, तो उस समय हम देखते हैं कि उनका वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन आया, उनके लीगल स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ था। उनको
पहले जिस प्रकार से घर की रानी समझा जाता था कि वे घर की रानी हैं और उन्हीं से ही घर चलता है, यह एक वैदिक सूत्र में हमारे को यह देखने को मिलता है कि स्त्री को या नववधु को घर की रानी के रूप में स्वीकार किया है और कहा गया है कि उसी के कारण इस घर में रौनक है और घर चलता है। वहीं हम देखते हैं कि जब छोटी उम्र में शादी होने लग गई तो स्त्री को अब एक शिष्य के रूप में पति ने स्वीकार किया। यानी कि हमने पहला सास ससुर के साथ में जो बिहेवियर था वह कंप्लीट करा है। दूसरा उसका रूप जो हम देखना चाह रहे हैं कि गृहस्थी में एक पति की पत्नी के रूप में उसकी क्या स्थिति थी। तो जब जल्दी उम्र में शादी होने लग गई उस समय वह एक शिष्या के रूप में पति के घर में प्रवेश करती है। और स्मृतियों में कहा गया है कि पति उसका गुरु हुआ करता था और वह उसकी स्टूडेंट के रूप में उसके घर में प्रवेश करती है और उसके घर में वह उसी रूप में रहती है। पर जैसे जैसे वह यंग होती जाती है और एक्सपीरियंस गेन करती है तब वह घर के कार्यों को संभालने के लायक बन जाती है। इसलिए अगर वह गलतियां कर रही है, गृह कार्यों में अगर वह गलतियां कर रही है तो यह मदर इन लॉ की यानी कि सासों की यह ड्यूटी बनती है कि वे अपनी इस प्रकार से अशिक्षित और अनट्रेंड जो बहुएं आई हैं उनके प्रति संकुचित व्यवहार नहीं करें और उनको सिखाने का प्रयत्न करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष जब पति पत्नी के रूप में घर में प्रवेश करते हैं तो वैदिक साहित्य में एक शब्द उसके लिए दे रखा है दंपति। दंपति यानी कि इसका अर्थ अगर हम निकालें तो एक घर के संयुक्त मालिक, वह दंपति कहलाते हैं। तो इस प्रकार से दंपति के रूप में दोनों का यह कर्तव्य बनता है कि पति पत्नी के सुख और दुख का पूरा ख्याल रखेगा और पत्नी पति के सुख और दुख में पूर्ण रूप से भागीदारी निभाएगी और वह पत्नी एक आज्ञाकारी पत्नी के रूप में कार्य करेगी। दोनों ही जने हम देखते हैं कि जब शादी की रस्म होती है उस समय भी सप्तपदी में इस प्रकार के शपथ दिलाई जाती है कि वे एक दूसरे के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे। हालांकि हम देखते हैं कि एक पुरुष या पति जो होता है वह ही घर की सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है, परंतु हम इस चीज़ से भी इनकार नहीं करते हैं कि पत्नी को एक सम्मानित स्थिति ऑनरेबल सबॉर्डिनेशन पति से वह कम मानी गई परंतु उसको एक सम्मानित स्थिति दी गई थी। वैदिक साहित्य में और ये महाभारत और रामायण काल में यानी कि एपिक काल में हम देखते हैं कि पत्नियों को बहुत ही सम्मान और मान के साथ में स्वीकार किया गया था और उनको उस घर का जिस घर में वो ब्याह करके जा रही हैं उस घर का उन्हें एक आभूषण माना गया है। इसलिए यह कहा गया है कि उनकी स्थिति या मान्य स्थिति को घर में बना करके रखना है। वह अपने शादी होने के पश्चात वह अपने अधीन हर प्रकार की ड्यूटीज़ को ले लेती थी और गृह कार्यों को बड़ी दक्षता से स्वीकार करके किया करती थी। वैदिक साहित्य में और महाकाव्यों के युग में हम देखते हैं कि यह कहा गया है कि वह सारे कार्यों को गृह कार्यों को स्वयं संभालेगी, आगे बढ़ कर के संभालेगी और जो उसके संबंधित उस गृह कार्य से संबंधित उसके जो व्यूज़ होंगे यानी जो वह विचार रखती है कि इस कार्य को
इस प्रकार से अमुक अमुक प्रकार से उसको कार्य करना है, तो वह उस घर में लागू किया जाएगा। यह माना गया है कि उसी का कार्य था कि वह घर के नौकरों को नियुक्त करे और उनको उनकी जो कार्य हैं वह उनको असाइन करें। इस प्रकार से गृहस्थी के कार्यों को दक्षता से निभाना, यह उससे उम्मीद या आशा की जाती थी। और जब अशिक्षित बहुएं आने लग गई थी, जबकि शिक्षा का प्रचलन स्त्रियों में कम होने लग गया था, उपनयन संस्कार बंद हो गया था, तो उस समय उसको प्रिसेप्टर यानी कि गुरु के रूप में पति को स्वीकार किया गया है। और यह माना गया है कि जिस प्रकार से शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार के पश्चात में शिक्षा के लिए गुरु के आश्रम में जाकर रहा जाता है और सब सारे आदेशों का पालन किया जाता है, गुरु के आज्ञा का पालन किया जाता है, उसी प्रकार से अब जो अशिक्षित छोटी उम्र की बहुएं घर में आ गई हैं, वह पति की शिष्या के रूप में वे सभी कार्यों को स्वीकार करेगी जो पति के घर में उसको आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पति पत्नी के जो रिश्ता है उसको भी कुछ सामान्य नियमों के द्वारा प्राचीन काल में स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा है कि स्त्री को भौतिक हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही एक घर में उसके भौतिक अधिकार, उसके नैतिक अधिकार और उसकी जो हित हैं, आध्यात्मिक हित हैं, इन सभी चीज़ों का उसको प्रॉपर स्थान दिया जाएगा। और इसको हमारे धर्म सूत्रों में भी, जैसा कि मनु और आपस्तंबा है, उन दोनों ने भी इसको स्वीकार किया है। और यह माना है कि जब शादी के समय में यह शपथ ली जाती है कि वे एक दूसरे के साथ में सहयोग करेंगे, एक दूसरे की उद्देश्यों की, लक्ष्यों की पूर्ति में कार्य करेंगे, एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने में वह उसका सहयोग करेंगे, और जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह धन से संबंधित हो या अध्यात्म से संबंधित हो, दोनों एक दूसरे की पूरक के रूप में बन करके रहेंगे। एक वैदिक पैराग्राफ में, पैसेज में हमारे को यह मिलता है कि पुरुष जो है वह अधूरा है, यानी कि वह तभी पूरा होता है जब तक कि उसका विवाह नहीं हो जाता है या एक पत्नी उसको प्राप्त नहीं हो जाती है, और वह पत्नी उसके बच्चों को जब जन्म देती है, संतानों को जन्म देती है, तभी उसको पूर्ण माना गया है। और मनु ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि एक स्त्री उस घर में तभी पूर्ण मानी जाएगी जबकि वह घर को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार एक पुरुष को तभी खुशी मिलती है और तभी वह पूर्ण होता है जबकि दोनों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य हो, घर एक स्वर्ग की तरह बन जाए और दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का अगर कोई कलह होगी तो वह घर नरक के समान होगा। तो यह मनु ने ये एक्सपेक्टेशन करी है कि एक वाइफ को पुरुष के साथ में मिल करके, पति के साथ में मिल करके कार्य करना चाहिए। इसीलिए यह भी माना गया है कि एक पुरुष जो है वह अपनी पत्नी को एक प्रिय मित्र के रूप में, सखी के रूप में स्वीकार करेंगे। हम महाभारत में और वैदिक काल में दोनों में देखते हैं, और इसी तरह से हम बौद्ध काल के बौद्धिक साहित्य में भी हम ये देखते हैं कि इस विचार को स्वीकार किया गया है कि पुरुष की सखी बनकर, पुरुष अपनी पत्नी को सखी के रूप में ही स्वीकार करेगा और पत्नी को हर कार्य में सपोर्ट करना ही उसकी एक ड्यूटी होगी। और अगर वह इस प्रकार के कार्य को नहीं करता है,
मतलब पत्नी को सपोर्ट नहीं करता है, तो यह माना गया है कि वह अपनी कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको पति कहलाने का भी हक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के यह है हमारे को बौद्धिक साहित्य में और उसमें महाभारत महाकाव्य काल में भी हमारे को दिखता है। और पत्नी से इसके बदले में यह आशा की गई थी कि वह पतिव्रता पत्नी बनकर के कार्य करेगी और पुरुष के प्रत्येक खुशी के लिए वह अपना सहयोग देगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गृहस्थी के रूप में उसका मुख्य कार्य था कि वह पति के साथ में सहयोग करके चले, पुरुष पत्नी के साथ में सहयोग करके चले, और गृह कार्य चाहे वह बजट बनाना हो, चाहे वह दैनिक खर्चे करने हो, वह अपने पति की आय के अकॉर्डिंग ही इन सब कार्यों को संपन्न करेगी। किसी भी प्रकार की क्रय विक्रय, गृहस्थी के सामान को खरीदना, किस प्रकार का गृहस्थी में सामान का संचयन करना है, कितना उसका कंजम्पशन करना है, इन सब की जिम्मेदारी एक स्त्री की ही गृहस्थी में होती थी। फिर किस प्रकार के कपड़ों को उसको रखना है, किसको बाहर निकालना है, कृषि कार्य को किस प्रकार से संपन्न करना है, गाय भैंसों को दूहना, दूध का मैनेजमेंट करना, खेती के कार्य को देखना, इन सब कार्यों में वह पति के साथ में सहयोग करेगी, यह आशा करी गई थी। इसी के साथ साथ में उसको गृहस्थी के कार्यों में अच्छी एम्ब्रॉयडरी यानी कि सिलाई आनी चाहिए, कढ़ाई आनी चाहिए, सब्जियां उगाना आनी चाहिए, घर को किस प्रकार से साज सज्जा करनी है अपने एक्स्ट्रा टाइम में, यह सब कार्य एक स्त्री से आशा की गई थी कि वह करेगी। उसमें हम इतना ही करेंगे, ये वीडियो लंबा हो गया है, नेक्स्ट उसमें इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए करेंगे।